चलिए बच्चों, क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। और इस चैप्टर में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं, वो है बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। बेसिसिटी का मतलब सभी जानते होंगे, द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी। बेसिसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। तो बेसिसिटी के दो मतलब हो गए। पहला मतलब क्या हुआ बेसिसिटी का, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी होती है उसी को बेसिसिटी कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव से। तो ये दोनों ही बेसिसिटी को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, जब कोई भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं एरोमेटिक एमीन्स की बेसिसिटी। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि एरोमेटिक एमीन टर्म आ रहा है, तो एरोमेटिक एमीन में मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ एनिलीन। एनिलीन एक एरोमेटिक एमीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5NH2 है। यहाँ पर C6H5 एक बेंजीन रिंग है जिस पर NH2 जुड़ा हुआ रहता है, और इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। क्लियर है? तो इस हेडिंग के अंदर हम एनिलीन की बेसिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन एमीन्स एंड अमोनिया। ठीक है, एमीन्स क्या होते हैं? एमीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें या तो फंक्शनल ग्रुप, या ऐसे समझ लो कि एमीन्स तीन तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी एमीन जिसको RNH2 कहते हैं, एक हो गया हमारा सेकेंडरी एमीन जिसमें R2NH से डिनोट करते हैं, और एक होता है टर्सरी एमीन जिसको हम R3N से डिनोट करते हैं। यानी प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स, यहाँ पर मैं एलिफेटिक लिख दूं तो ज्यादा बेटर है, एलिफेटिक एमीन्स। ठीक है, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स RNH2 से डिनोट करते हैं, सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन्स R2NH से डिनोट करते हैं, और टर्सरी एलिफेटिक एमीन R3N से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर R क्या है, तो R एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप जैसे कि CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है। क्लियर है? तो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स उन्हें कहते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप NH2 पाया जाता है, सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन्स जिसमें NH, और टर्सरी एलिफेटिक एमीन जिसमें फंक्शनल ग्रुप N पाया जाता है। क्लियर है? और अमोनिया के बारे में सभी जानते होंगे, NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया। एक चीज और ध्यान रखना, इन चारों के अंदर नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर। ठीक है, जिस प्रकार एनिलीन के अंदर नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से इन चारों पर भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो अब मैं स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ रहा हूं, एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स एंड अमोनिया। ठीक है, यानी एनिलीन यानी कि एरोमेटिक एमीन्स एलिफेटिक एमीन्स और अमोनिया के कंपैरिजन में क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं। क्लियर है? अब इस बात का रीजन हमें पढ़ना है कि एनिलीन या एरोमेटिक एमीन लेस बेसिक क्यों होते हैं। तो उसका पहला रीजन बता रहा हूं। देखिए, जैसे कि ये हमारे पास एनिलीन है, C6H5NH2, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। अब होता क्या है कि रेजोनेंस की वजह से ये जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है वो बेंजीन रिंग के अंदर एंटर कर जाता है, और बेंजीन रिंग में एंटर कर जाएगा तो नाइट्रोजन के पास
लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घट जाएगी, यानी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, और नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो नाइट्रोजन डोनेट भी नहीं कर पाएगा उस लोन पेयर को, इस वजह से इसकी बेसिसिटी घट जाती है। साथ ही साथ अगर ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में चला गया तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं रह पाएगा, तो ये प्रोटॉन भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। दोनों ही केसेस डिफाइन कर रहे हैं कि अगर ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में चला जाता है तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कैसे? अब मैं आपको समझा रहा हूं कि रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में कैसे एंटर कर जाता है। तो देखिए ये जो लोन पेयर है वो यहाँ आकर डबल बॉन्ड बना लेगा। एक बॉन्ड तो पहले से ही बना हुआ, एक और बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ऐसा हो जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो तुरंत मैं क्या करूंगा, यहाँ जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड एज अ लोन पेयर उठ के इस कार्बन पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों काम होने की वजह से रिजल्टिंग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी वो ये देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर आ गया है, जबकि इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आ गया है क्योंकि इस नाइट्रोजन से लोन पेयर चला गया। अब आप गौर से देखेंगे पहली स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर था, लेकिन रेजोनेंस की वजह से सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर ये लोन पेयर आपको कहां, बेंजीन रिंग के कार्बन पर अपीयर होता दिखाई दे रहा है। यानी रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर कहां चला गया, बेंजीन रिंग में। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि क्या अब नाइट्रोजन पर आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है? तो आंसर होगा नो। जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं है तो ये क्या डोनेट करेगा, या फिर ये क्यों प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जो है एनिलीन की जो बेसिसिटी है वो एलिफेटिक एमीन और अमोनिया से कम हो जाती है, क्योंकि एलिफेटिक एमीन या अमोनिया के अंदर इस प्रकार से कोई रेजोनेंस नहीं देखने को मिलती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है ये आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। कंप्लीट कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लोन पेयर है वापस से यहाँ पर आकर डबल बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पर लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएगा। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगी वो इस प्रकार से है। क्लियर है? यही काम होता रहेगा। अब ये लोन पेयर फिर यहाँ आगे बढ़ के डबल बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड एज अ लोन पेयर इस कार्बन पर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से अब ये हमारी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये जो लोन पेयर है वो यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा और ये डबल बॉन्ड वापस से एज अ लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर चला जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारी ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनको जब आप गौर से देखोगे तो नाइट्रोजन के पास आपको लोन पेयर नहीं दिख रहा। इस वजह से ये मान लिया जाता है कि रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर कहां चला गया, बेंजीन रिंग के अंदर, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होने की वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। अब देखिए दूसरा एक और रीजन ध्यान से समझते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लेता हूं कि जो एनिलीन है उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि एनिलीन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है? अब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसने एक कैटायन बनाया, ये कैटायन फॉर्म कर लिया। इस कैटायन का नाम होता है एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एनिलीनियम आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम? एनिलीनियम आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एनिलीनियम आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग या रेजोनेंस इन एनिलीनियम आयन। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एनिलीनियम आयन है। ठीक है, अब मुझे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो मैं क्या करूंगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन
एक एक पोजीशन आगे बढ़ा दूंगा। जैसे कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसे उठा के मैं यहाँ ले आऊंगा, ये वाले डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ पर, और इस वाले डबल बॉन्ड को उठाकर मैं यहाँ ले जाऊंगा। यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन एक एक पोजीशन आगे कर दी मैंने, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये बन गई हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीनियम आयन। अब देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर केवल कितनी बनी है एनिलीनियम आयन की? 2। अब जरा आप गौर से देखिए एनिलीनियम आयन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, तो आप कहोगे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? और आपसे पूछा जाए कि एनिलीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो आप जरा गिन के देखो, ये एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब एनिलीन जो है मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एनिलीनियम आयन, यानी एनिलीनियम आयन हमारा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अब आपने कभी देखा है कि कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन देखी है जिसमें मोर स्टेबल कंपाउंड लेस स्टेबल कंपाउंड की तरफ बढ़ रहा हो? ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो बैकवर्ड चली जाएगी। हमेशा केमिकल रिएक्शन के अंदर लेस स्टेबल कंपाउंड मोर स्टेबल कंपाउंड की तरफ बढ़ता है। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये रिएक्शन बैकवर्ड है तो उसका क्या मीनिंग है? ये रिएक्शन बैकवर्ड का मतलब ये हुआ कि एनिलीन कभी भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन नहीं बनाएगा। क्लियर है? वापस से रिपीट कर रहा हूं, एनिलीन कभी भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन नहीं बनाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन का ये मीनिंग है। क्लियर है? तो इसका मतलब जब एनिलीन कभी भी प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब एनिलीन की बेसिसिटी क्या हो गई, वेरी लेस हो गई। क्लियर है? तो ये जो 2 रीजन है, ये दोनों के दोनों रीजन में से आप कोई भी एक रीजन लिख सकते हो। दोनों रीजन लिखे आते हो तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही रीजन इस बात को शो कर रहे हैं कि एरोमेटिक एमीन्स यानी कि एनिलीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स एंड अमोनिया। क्लियर है? अब देखिए इसी में एक और चीज हम पढ़ते हैं, वो है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। ठीक है? देखिए यहां पर एक टर्म आपको देखने को मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है? सब्स्टिट्यूएंट 2 तरीके के होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है? सब्स्टिट्यूएंट ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन रिंग से कनेक्ट होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है? सब्स्टिट्यूएंट 2 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अगर एरोमेटिक एमीन्स के अंदर बेंजीन रिंग से जुड़ जाएंगे तो बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो एरोमेटिक एमीन्स के अंदर अगर बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाएंगे तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के एग्जांपल्स जैसे भी जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं जैसे कि CH3, CH2CH3, ठीक है, और OCH3, NH2, ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। यानी जब ये बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाएंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के जो एग्जांपल हैं उनमें एक आ जाता है हमारे पास NO2, CN, SO3H, COOH, X यानी हेलोजन्स, FCl, Bri,
ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं और ये जब बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाएंगे तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से अब हमें क्या पढ़ना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक एमीन से कनेक्ट हो जाएंगे तो एरोमेटिक एमीन्स की बेसिसिटी पर क्या चेंज आने वाला है, यानी घटेगी बेसिसिटी या बढ़ेगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एरोमेटिक एमीन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाता है तो उसकी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो एरोमेटिक एमीन्स की बेसिसिटी को क्या कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। अब वो ऐसा क्यों होता है वो समझ लीजिए। मान के चलिए हमारे पास एक एरोमेटिक एमीन है जिसका नाम है एनिलीन और इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाता है। एरो की डायरेक्शन ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन को डोनेट कर रहा है। क्लियर है? अब मान के चलिए इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना ही तो बेसिसिटी कहलाता है। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसने एक कैटायन बनाया, ये कैटायन बन गया जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा बेंजीन रिंग को और बेंजीन रिंग उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगी इस नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन पे ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज घटते ही ये जो कैटायन है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब हुआ कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एनिलीन है या एरोमेटिक एमीन है वो इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी बेसिसिटी इसकी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। इस चीज को मैं लिख देता हूं। होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्पर्सेस का मतलब डिक्रीज कर देना, डिस्पर्सेस या फैला देना, डिक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इस कैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको घटा देगा, due to which the stability of cation क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी का इंक्रीज होने का मतलब हुआ hence the basicity क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अब ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। अगर मैं यहीं पर आपसे कहूं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस की जगह यहां क्या आ जाएगा, डिक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। यानी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन से कनेक्ट हो जाएंगे तो उसकी बेसिसिटी को घटा देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारा कोई एरोमेटिक एमीन है और इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है और एरो की डायरेक्शन आपको ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा एक कैटायन बनेगा। यहां पर मैं इस तरीके से चेंजेस कर देता हूं। अब आप देखिए होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब बेंजीन रिंग अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे पूरी करेगा, ये बेंजीन रिंग किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। जब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो नाइट्रोजन पर ऑलरेडी प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू और बढ़ जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है वो इंटेंसिफाई हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इंटेंसिफाई होने का मतलब ये पूरा कैटायन अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने का मतलब ये प्रोसेस बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाने का मतलब
ये एरोमेटिक एमीन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या कर देगा, खो देगा। क्लियर है? इसी चीज को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं कि EWG यहां पर डिस्पर्सिस या डिक्रीज नहीं आएगा, यहां पर आएगा इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब बढ़ा देना। EWG इंटेंसिफाई द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन ड्यू टू विच द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, यहां इंक्रीजेस की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, हेंस द बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर है? तो ये पहला पॉइंट सबके क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट फटाफट से पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज मोर एट पैरा पोजीशन as compared to मेटा पोजीशन। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव पैरा पोजीशन पर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। क्लियर? जैसे मान के चलिए मेरे पास ये दो एरोमेटिक एमीन्स हैं, ठीक है, और पहली वाली जो एरोमेटिक एमीन है उसमें जो ये CH3 जुड़ा हुआ है वो किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन पर। ठीक है, और दूसरे वाले केस में जो CH3 जुड़ा हुआ है वो किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, मेटा पोजीशन। क्लियर है? दूसरी बात सभी को पता है CH3 क्या है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। अब सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है क्या करता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि द बेस स्ट्रेंथनिंग effect of EDG is more at para than meta. The base strengthening effect of EDG, सभी को पता है EDG क्या करता है, बेसिसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। इसलिए क्या लिखते हैं, बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ऑफ EDG इज मोर एट पैरा देन मेटा। यही वाले पॉइंट को मैंने बढ़ाया है। तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, पैरा वाला ज्यादा बेसिक होगा। वहीं अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल के अंदर मैं पैरा पोजीशन पर अब की बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ने की बजाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देता हूं। देखिए यहाँ पर जो NO2 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वो किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, पैरा पर, और यहाँ पर किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, मेटा पर। तो अब सभी को पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या प्रभाव होता है, बेस वीकनिंग इफेक्ट। और बेस वीकनिंग इफेक्ट में यहां लिख देता हूं, बेस वीकनिंग इफेक्ट ऑफ NO2 is more at para than meta. Clear है? The base weakening effect of NO2 is more at para than meta. इसका मतलब क्या हो, इन दोनों में लेस बेसिक पैरा वाला और मोर बेसिक मेटा वाला होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और थर्ड पॉइंट और समझा देता हूं मैं आपको। थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट और समझ लेते हैं। देखिए मान के चलिए कि ये मेरे पास एनिलीन है C6H5NH2,
क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन एक एक करके हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह CH3 कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ मैंने CH3 कनेक्ट कर दिया। अगली बार ये वाला हाइड्रोजन भी हटा दिया, एक और CH3 जोड़ दिया। क्लियर है? तो मैंने क्या किया है, NH2 के जो हाइड्रोजन है उनकी जगह पर मैं CH3 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। क्लियर है? तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो सबसे ज्यादा बेसिक ये लास्ट वाला होगा, क्योंकि लास्ट वाले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सबसे लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर बीच वाले में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये बीच में आएगा। और इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। यानी मैं यहां से यहां चलूं तो बेसिसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्ट होते चले जाएंगे, बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? अब मान के चलिए मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर CH3 कनेक्ट ना करके बेंजीन रिंग कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे अगर यही क्वेश्चन है, इसमें बस मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर और बेंजीन रिंग कनेक्ट करता चला जाऊँ। ठीक है? इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो बेंजीन रिंग आप कनेक्ट करते चले जा रहे हो, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह वर्क कर रही है। किसकी तरह वर्क कर रही है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह वर्क कर रही है। तो इस वजह से अब की बार अगर आप यहाँ से यहाँ बढ़ोगे तो बेसिसिटी क्या होगी? बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? मैं आपको चौथे पॉइंट में एक और एग्जांपल बताना चाह रहा हूं। वो एग्जांपल क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज मोर बेसिक, C6H5 CH2 NH2 और C6H5 NH2 में कौन ज्यादा बेसिक है? तो आप देखिए सेकंड वाले केस में नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, जबकि पहले वाले केस में जो नाइट्रोजन है वो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड नहीं है। तो क्योंकि सेकंड वाले केस में नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर किसके अंदर एंटर कर जाएगा? बेंजीन रिंग के अंदर एंटर कर जाएगा, और नाइट्रोजन पर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? कम। जबकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में एंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये नाइट्रोजन इस बेंजीन रिंग से कनेक्टेड ही नहीं है, इसलिए ये इससे ज्यादा बेसिक होगा। तो इस तरीके से जितने भी पॉसिबल बेसिसिटी ऑर्डर्स हो सकते थे या जो पूछे गए हैं वो मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं यहाँ पर, और इन्हीं को लेके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। थैंक यू।